नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अपना साइलेंट वोट बैंक है वो तो कोई नहीं खा सकता है। तो इस चीज से मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं तकरीबन 2500 से लेके 3000 वोट जो है वो आगे हमें देखने को मिल सकता है। 5% ही क्यों ना सही, 2% ही क्यों ना सही, नेशनल कॉन्फ्रेंस को एज मिल रहा गांधरबल के अंदर। बशीर मीर का ग्राउंड मजबूत होना, इससे एज मिला है जमात अली शाहीन को। बिल्कुल, आपको बात समझ आई? अगर बशीर मीर को ग्राउंड मजबूत है कंगन में, उसका एज मिला है जमात अली शाहीन। यह कॉमन सेंस कि यम कसन वोट आसान, कसन वोट बैंक तम वोट कसन नचविस, सह वोट बैंक चल कसन नचविस निश, जाहिर सी बात है। लेकिन बशीर मीर ने 2014 में जिस तरीके से मियां अल्ताफ को टक्कर दिया था, मियां अल्ताफ जो 3 बार मिनिस्टर रह चुका है, 5 बार एमएलए रह चुका है, एक कदावर लीडर माने जाते हैं, आज भी मेंबर पार्लियामेंट है। को जो भी जीतेगा सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एज पर हमारी एनालिसिस, तो 3 या 4 हजार वोट जो है डिफरेंस रह सकती है। और कई सारे लोगों ने हमें बताया कि तकरीबन हिलाल अकबर लुन साहब जो है उसको एज। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों को सोहेल मकबूल का प्यार भरा सलाम पेश हो। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के घर घर की आवाज़ कश्मीर ग्लोबल टाइम्स, और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में आपका मेज़बान सोहेल मकबूल। जम्मू कश्मीर में करीबन 10 साल के बाद असम्बली इंतखाबात हुए। पहले मरहले, दूसरे मरहले और तीसरे मरहले की वोटिंग बाज़ाब्ता तौर पर हुई, और अब 8 अक्टूबर को एक तारीखी दिन भी है, क्योंकि 8 अक्टूबर को बाज़ाब्ता तौर पर रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी की, हम इस प्रोग्राम में बातचीत करने की कोशिश करेंगे, खासकर गांधरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी की। जो गांधरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वहां पे असेंबली इलेक्शन जो है कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है, क्योंकि 19 उम्मीदवार मैदान में है। तो एक्सक्लूसिव मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है गांधरबल से एक सहाफ़ी, उसके साथ साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, और उसके साथ साथ द कश्मीर स्क्रिप्ट के एडिटर इन चीफ जनाब एजाज तोंतरे साहब। एजाज तोंतरे साहब की बात करें तो इनकी हमेशा नज़र जो है समाज पे रहती है, और उसके साथ साथ जो सियासत है वहाँ पे रहती है। और हमारे कलीग भी है, आज इनसे जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इसमें इनका एग्जिट पोल क्या है, क्योंकि आज ये शाम के 6:30 बजे प्रोग्राम नश्र हो जाएगा, और हर कोई अपना अपना एग्जिट पोल दे सकता है या बता सकता है, क्योंकि कई सारे लोगों ने अपने अपने एग्जिट पोल जो है अभी बता रहे हैं कि वहाँ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये मजबूत है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये मजबूत है। लेकिन सीधे हम मुखातिब होने की कोशिश करेंगे एजाज साहब की। तो एजाज साहब, पहले आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल साहब आपका। आज आपने एक अहम मौजू चुना है, एक अहम टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारी भी नज़र समाज पे रहती है, सियासत पे रहती है, लोग जो है वो आए रोज़ हमें पूछ रहे थे कि आप ग्राउंड जीरो से काम करते हैं, ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, आखिर किसकी होगी इस बार जीत, किसकी होगी इस बार हार। लेकिन हम नहीं चाहते थे कि 5 तारीख से पहले हम इस पे कोई रिपोर्ट करें, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि किसी भी किस्म की एमसीसी की वायलेशन हो। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है अभी, तो आज 5 तारीख है, आज शाम 6 बजे के बाद इस रिपोर्ट को कोई भी जो है वो अपलोड कर सकते हैं, हम इसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा, खासकर अगर गांधरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो काफ़ी हॉट सीट वहाँ पे मानी जाती है। उसके साथ साथ सोनावारी की बात करें तो पहले हम गांधरबल की कॉन्स्टिट्यूएंसी पे जो है नज़र डालने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपको, कौन वहाँ पे, कौन उम्मीदवार वहाँ पे मजबूत है? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मैंने रियलाइज़ किया गांधरबल के अंदर, गांधरबल को हार सीट क्यों करार दिया गया, क्योंकि जितना मैंने रियलाइज़ किया गांधरबल के अंदर, गांधरबल के जो पॉलिटिशियंस हैं ना वो ड्रामा कर रहे थे। एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जा रहे थे, दूसरी पार्टी को छोड़कर तीसरी पार्टी में चले जा रहे थे। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने कहा वहाँ पे कि गांधरबल जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अब हॉट सीट बन चुकी है। राइट जी। तो खासकर एक तरफ से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, दूसरी तरफ से अब पीडीपी के जो बशीर मीर साहब है, क्योंकि मुकाबला भी बहुत ज़्यादा सख्त है। तो क्या लगता है आपको, कौन इन 2 में से मजबूत है? बिल्कुल सोहेल साहब, जितने भी नाजरीन आपको अभी देख रहे हैं या बाद में भी इसको देखेंगे, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि गांधरबल की बात करेंगे हम, 21 उम्मीदवारों ने अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए थे। 21 उम्मीदवारों में से 6
ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुआ था। तो कुल मिला के 15 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, 15 उम्मीदवारों ने इलेक्शन कंटेस्ट किया है, 15 उम्मीदवार जो हैं उन्होंने उनका फॉर्म जो है वो वहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है। इन 15 उम्मीदवारों में से अगर हम पूरे गांधरबल की बात करेंगे, एनसी और पीडीपी जो है वो टॉप पे है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 50-50 है एनसी और पीडीपी के बीच में। एक बड़ा मुकाबला जो है वो इस बार भी हमें देखने को मिला। गांधरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जी गांधरबल की, पर्टिकुलर गांधरबल की अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम कंगन की बात नहीं करेंगे क्योंकि पर्टिकुलर अभी मैं गांधरबल की बात कर रहा हूँ, या जिस तरीके से आपकी नजर सोनावारी पे बाकी है, तो इस पे हम बाद में बात करेंगे, कंगन की भी बाद में बात करेंगे। पहले मैं गांधरबल से हम जुड़े हुए लोग हैं कि गांधरबल से मैं खुद ग्राउंड जीरो से काम करता हूँ, हर किसी पॉलिटिकल लीडर के पास में जाता हूँ, हर किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ मेरी इंटरेक्शन होती है, इंटरव्यूज भी हुए थे, तो हर किसी का मैंने प्रोग्राम चलाया था, तो मेरी नजर समाज पे रहती है और सियासत पे रहती है। अगर हम गांधरबल की बात करेंगे, गांधरबल से 15 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो सबमिट किया था। उनमें से बड़े 2 फेसेस हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है कि एनसी और पीडीपी अभी नेक टू नेक है, यानी कि एनसी और पीडीपी की बात करेंगे 50-50 पे है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि गांधरबल से नेशनल कॉन्फ्रेंस को थोड़ा एज मिल सकता है। ये आप यकीनन कैसे? बिल्कुल एज मिल सकता है। नहीं, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि गांधरबल अब हमें खाली पर्टिकुलर लार एरिया को नहीं देखना है या पर्टिकुलर मेन गांधरबल को नहीं देखना है, हमें हर चीज को देखना है। गांधरबल अगर हम तहसीलदार की बात करें, शेरपत्री ब्लॉक की बात करें, टाउन एरिया की बात करें, एक वोट बैंक का हब माना जाता है, वहाँ की उसकी तुलमुला की बात करेंगे, तो मैं कुल मिला के ये कह सकता हूँ कि गांधरबल में एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है, वो फर्ग एरिया से है। तो मैंने भी वहाँ पे कुछ प्रोग्राम जो है वो कवर किए थे, जब वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला साहब आए थे, तो लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर बाहर निकले थे, लोगों ने बढ़ चढ़ कर वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था रैली में। तो उसके साथ साथ मैं कह सकता हूँ कि अगर हम फर्ग एरिया की बात करेंगे, फर्ग एरिया से नेशनल कॉन्फ्रेंस का ग्राउंड जो है वो मैंने मजबूत देखा। अब फर्ग एरिया को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा था कि शायद पीडीपी को शेरपत्री ब्लॉक से थोड़ा टच मिल सकते हैं, थोड़ा एज मिल सकते हैं, लेकिन शेरपत्री ब्लॉक में जो है वो वोट डिवाइड हो चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, चलो हम मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कम ही सही, लेकिन पीडीपी को भी वहाँ पे वोट पड़े, बिल्कुल। जेके शेख इशफाक जब्बार साहब को भी वहाँ पे वोट पड़े, जिनका सर सुल्तान जो कि उभरता हुआ लीडर है, नौजवान है, यंग है, पढ़ा लिखा है, उसने ग्राउंड जीरो पे मेहनत की, पिछले 15 दिन से वो कैंपेनिंग कर रहा था, अपना होम टाउन वहाँ से है, उसके रिलेटिव वहाँ से ज्यादा है, बिल्कुल। वो तो हर किसी ने हम कह सकते हैं कि उसका कहते हैं ना कि कश्मीरी में मातम वतन है, इसका नैनीताल वतन वहाँ से है। जाहिर सी बात है कि जिनका सर सुल्तान को भी वहाँ से वोट पड़े, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि शेरपत्री ब्लॉक के वोट जो है वो डिवाइड हो चुके हैं। अगर हम लार तहसील की बात करेंगे, लार से हमारे जो एक्स एमएलए शेख इशफाक जब्बार साहब जेकेयूएम के जो सदर है, वहाँ पे 3 उम्मीदवार, जी जेकेयूएम में भी अर्ज कर रहा हूँ, जेकेयूएम के जो सदर है शेख इशफाक जब्बार साहब एक कदावा लीडर भी माने जाते हैं। कहने की हम पहले सोच रहे थे कि लार एरिया से इशफाक जब्बार को एज मिल सकता है, लेकिन लार एरिया से 3 मैदान में है, काजी मुबशिर साहब, साहिल फारूक साहब भी वही से है, जेकेयूएम के सदर इशफाक जब्बार साहब भी वही से है। देखो ये जाहिर सी बात है, काजी मोहम्मद अब्दुल साहब जो है वो मिनिस्टर रह चुका है। जब काजी मोहम्मद अब्दुल साहब ने, मरहूम काजी मोहम्मद अब्दुल साहब ने लोगों के लिए काम किया था, लोग जो है वो उसके काम के लिए, उस चीज के लिए खुश थे और लोग उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ये कॉमन सेंस कि यम कसन वोट आसान, कसन वोट बैंक तम वोट कसन नचिस, सह वोट बैंक चल कसन नचिस निश, जाहिर सी बात है। अब साहिल फारूक किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, नेशनल कांग्रेस के वो जिला सदर भी है, साहिल फारूक का अपना वोट बैंक वहां से है, और चलो डिवाइड हो सकते हैं, कॉमन सेंस है। चलो साहिल फारूक की आपने बात की, आपने साहिल फारूक की बात छेड़ी, मैं कह सकता हूं कि साहिल फारूक को वोट कम ही सही 2 मिनट के लिए मैं समझ सकता हूं कि, लेकिन तो मिल सकते हैं ना अपनी इलाके। इंजीनियर काजी मोहसिन साहब को वोट कम ही सही, लेकिन वोट तो है, उनका अपना वोट बैंक है, चाहे कम है चाहे ज्यादा है, लेकिन वोट बैंक है ना उनके पास। इसी तरीके से शेख इशफाक जब्बार साहब के वोट भी वहां से डिवाइड हो चुके हैं। अब कुल मिला के अगर हम पूरे गांधरबल की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को साइलेंट वोट भी है, तो पहला एज नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो फर्ग एरिया उनका स्ट्रांग है, एक तो उनको वो एज मिल चुका है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये बात करूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अपना साइलेंट वोट बैंक है वो तो कोई नहीं खा सकता है। तो इस चीज़ से मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं तकरीबन 2500 से लेके 3000 वोट से जो है वो आगे हमें देखने को मिल सकता है। अच्छा जी, गांधरबल की खासकर बशीर मीर साहब की बात करें तो जिस तरीके से गुज़श्ता कई दिनों से पहले जो है वहाँ पे चलाई गई कि लोकल इज़ वोकल, हमें लोकल को वोट देना चाहिए, लोकल को सपोर्ट करना चाहिए, तो आपको लगता है कि बशीर मीर साहब को, बशीर मीर को हम किसी भी तरीके से कम नहीं समझ सकते हैं। बशीर मीर एक कदावर लीडर माने जाते हैं, पढ़ा लिखा है, एजुकेट है, उसका बोलचाल ठीक ठाक है। मैं खुद बशीर मीर के साथ रह चुका हूँ, बशीर मीर के साथ मेरे करीबी ताल्लुकात हैं, मेरे भाई जैसे हैं। लेकिन बशीर मीर ने 2014 में जिस तरीके से मियां अल्ताफ को टक्कर दिया था, मियां अल्ताफ
जो 3 बार मिनिस्टर रह चुका है, 5 बार MLA रह चुका है, एक कदावर लीडर माने जाते हैं, आज भी मेंबर पार्लियामेंट है। बिल्कुल। बशीर मीर साहब ने 2014 में मियां को टक्कर दिया था। बशीर मीर साहब भी किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन हम कुल मिला के अगर हम बशीर मीर साहब की बात आपने छोड़ी, उमर अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का नायब सदर, फार्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुका है, हम के उमर अब्दुल्ला को भी कम नहीं समझेंगे बशीर मीर के सामने। हमने रियलाइज जितना किया कि ये हम कह सकते हैं कि जो भी जिसको भी जीत होगी, किसकी होगी जीत किसकी होगी हार, लेकिन इतना तो मैं जरूर कह सकता हूं कि मुकाबला कांटे का है, कांटे का मुकाबला हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चंद वोटों का फैसला होगा। मैंने एनालाइज किया कि तकरीबन अगर हम ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं 2500 से लेके 3000 का फैसला बीच में रहेगा, चाहे PDP की जीत होगी चाहे NC की जीत होगी। खाली 2500 से लेके 3000 वोटों का जो है वो फैसला रह सकता है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि PDP से मजबूत है, बहुत ज्यादा मजबूत मिल सकता है। तो मैंने रियलाइज किया कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि अब 5% ही क्यों ना सही, 2% ही क्यों ना सही, नेशनल कॉन्फ्रेंस को एज मिल रहा गांधरबल के अंदर। तो खासकर अगर कंगन कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो ST स्टेटस, खासकर ST सीट वहाँ पे है, तो क्या लगता है आपको? क्योंकि एक तरफ से खासकर जो मियां अल्ताफ हमारे लारवी साहब के जो फर्जंद है यानी मियां मेहर अली, वो वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ से PDP की तरफ से जमात अली शाहीन साहब तो वो लड़ रहे थे। तो क्या लगता है आपको वहाँ पे भी कांटे का मुकाबला है या मुकाबला सख्त है? बिल्कुल, वहाँ पे भी कांटे का मुकाबला है। गांधरबल में हमेशा तौर पर सियासत अरूज पर रही थी, गांधरबल में हमेशा तौर पर सियासत गर्म रही थी। अब अगर हम कंगन की बात करेंगे, हम कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, हम लोग कह रहे थे कि मियां अल्ताफ के फर्जंद मेहर अली साहब सुबह 10:30 बजे वहाँ से जीत सकता है। लेकिन जितना मैंने रियलाइज़ किया, जितना मैं ग्राउंड जीरो को देख रहा हूँ, जमात अली का ग्राउंड वहाँ पर मजबूत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी ज्यादा। वो मैं जानता हूँ क्योंकि मैं आए रोज लोगों से मिलता हूँ, आए रोज लोगों से बात करता हूँ। मैंने बहुत सारे जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, या ग्राउंड जीरो पे जो काम करते हैं, उसके साथ साथ जो पढ़े लिखे नौजवान यूथ है, एजुकेट यूथ है, उनके साथ बात की। लोग ये सवाल कर रहे थे, एजाज साहब अगर मियां अल्ताफ साहब पार्लियामेंट मेंबर बन गए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या जरूरत पड़ी मेहर अली को मैंडेट देने के लिए? बिल्कुल, क्योंकि वहां पे और भी बड़े बड़े फेसेस थे, गांधरबल के कंगन के अंदर और भी बड़े बड़े फेसेस थे जी, और भी पढ़े लिखे नौजवान वहां पे थे। तो शायद कहीं ना कहीं नौजवान जो है इस चीज से नाराज थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो डायनास्टी पॉलिटिक्स कर रही है। अगर वहां पे ये लोगों का कहना है। बिल्कुल, उसके साथ साथ बशीर मीर साहब का ताल्लुक कहां से है? बशीर मीर का कंगन से है। बशीर मीर साहब का ताल्लुक कंगन से है। बशीर मीर का ग्राउंड गांधरबल से ज्यादा मजबूत है कंगन में। बिल्कुल, इस चीज को आप ना कर नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन सवाल यहाँ पे ये बनता है कि अगर बशीर मीर साहब का वहाँ पे ग्राउंड मजबूत है, लेकिन बशीर मीर तो वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं, कंगन को ST रिजर्व कर दिया गया है, STC रिजर्व कर दिया गया है, बशीर मीर गांधरबल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि जितना मैंने ये रियलाइज किया कि जो कंगन को ST कर दिया गया है, और अब साथ साथ में वलीवार बेल्ट की बात करेंगे हम, वलीवार में भी एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है, तो वलीवार को भी ST का दर्जा मिला है। तो जमात अली शाहीन साहब का ताल्लुक जो है वो वलीवार से है। पहले तो जाहिर सी बात है कि हर कोई पॉलिटिकल पार्टी, जिस तरीके से हमने पार्लियामेंट इलेक्शन में भी देखा, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अब आजकल रिलीजन कार्ड खेल रही है। चलो यहाँ पे हमारा शिया लीडर है, शिया मुस्लिम आपस में भाई है, हमने एक शिया लीडर को यहाँ पे खड़ा किया है। अब अगर हम बड़गाम की बात करेंगे, हम बड़गाम जिले में शिया तबके के लोग, हमारे भाई बहनें वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, कहीं ना कहीं एज मिल सकते हैं अगसिदरुल्लाह को। इसी तरीके से आज हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी हद तक रिलीजन कार्ड भी खेल रही है। तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जो है किसी जगह पे निशाना तो यहाँ पे नहीं साध रहा हूँ मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे, नहीं मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ पे स्पोक्स पर्सन बैठा हूँ, लेकिन मैं ग्राउंड जीरो से वाबस्ता बंदा हूँ। मैंने ग्राउंड जीरो पे काम किया है, पूरे इलेक्शन को पूरी तरह से देखा है। तो आपका साहब यही कहना है कि कंगन कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है जमात अली शाहीन साहब जो है मजबूत है, मियां मेहर अली से बहुत ज्यादा मजबूत है, मेहर अली से मजबूत है जमात अली शाहीन साहब। अब यहाँ पे रीजन है क्यों? सबसे पहले लोग ये कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस डायनास्टी पॉलिटिक्स चला रही है। अब अगर मियां अल्ताफ साहब मेंबर है तो मियां अल्ताफ साहब के फर्जंद मेहर अली साहब को किस बिना पे मैंडेट दिया गया? वहां पे और भी पढ़े लिखे नौजवान है, किसी और को मैंडेट देना चाहे था, हो गई एक बात। दूसरी बात वहां पे ये है कि वहां पे 6 उम्मीदवार मैदान में है, 6 उम्मीदवार। अब 6 उम्मीदवार हम किसी को कम नहीं समझ सकते हैं। अब 2 नंबर के लिए अगर हम किसी को कम समझ सकते हैं, उसका भी वोट बैंक है, बिल्कुल 400 ही सही, 300 रिश्तेदारों की वोट ही सही, बिल्कुल। तो उनको उनके अपने वोट बैंक वहाँ पे, वहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी है, अपनी पार्टी का वहाँ पे बंदा मैदान में खड़ा हो चुका है, उसका भी अपना वोट बैंक। हर किसी कैंडिडेट का अपना वोट बैंक होता है। तीसरी और अहम बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, वलीवार बेल्ट को ST का दर्जा मिला है। वलीवार से जमात अली शाहीन साहब का ताल्लुक है। वलीवार के तकरीबन मेजॉरिटी में वोट जो है वो जमात अली शाहीन को पड़े हैं, ये मैं जानता हूँ क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा हूँ। उसके साथ साथ जो बशीर मीर का ग्राउंड मजबूत है,
बशीर मीर का ग्राउंड मजबूत होना, इससे एज मिला है जमात अली शाहीन को। बिल्कुल, आपको बात समझ आई? अगर बशीर मीर को ग्राउंड मजबूत है कंगन में, उसका एज मिला है जमात अली शाहीन को। बिल्कुल। कुल मिला के जितना मैंने रियलाइज किया, हर चीज को जाना, हर चीज को देखा, हर चीज को वॉच किया, हर चीज पे मैंने नजर रखी, हर एंगल से मैंने सियासत को देखा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जमात अली जो है वो लीड कर सकता है कंगन कितने वोटों से तकरीबन वहाँ पे भी मुकाबला टफ हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे अभी गुजर तबके के लोग ज्यादा रहते हैं, हमारे भाई वहाँ पे रहते हैं। तो उसके साथ साथ जो मियाँ अल्ताफ साहब को लोग वहाँ पे पीर अपना मानते हैं, तो पीर मरीद के सिलसिले में उसको भी वोट बैंक वहाँ पे है। और जितना मैं हर चीज़ को रियलाइज़ करता हूँ, अब अगर मेहर अली की बात करेंगे हम, जमात अली शाहीन साहब की बात करेंगे हम, मियाँ अल्ताफ साहब की बात करेंगे हम, हर चीज़ को मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि तकरीबन 1500 से लेके 1600 वोटों से जमात अली शाहीन साहब वहाँ से इलेक्शन जीत सकते हैं। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी सुहेल साहब, अब गांधरबल के रिगार्डिंग आपने मेरे साथ बात की और मेरे से सवाल पूछे, कंगन के रिगार्डिंग आपने सवाल पूछे। अब मेरे से ज्यादा नजर आपको सोनावारी पे है, तो मैं जानना चाहता हूं कि सोनावारी में कितने फेसेस हैं, और सोनावारी में 4 बड़े फेसेस हैं जो मेरे जी वो मैं आपको बताऊं। बिल्कुल, तो क्या लगता है आपको सोनावारी में क्या इस बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अक्सर से जीत सकती है? जी एजाज साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम बात करें सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो गुज़श्ता कई दिनों से जिस तरीके से हमने वहाँ पे कैंपेनर्स की कवरेज जो है आवाम तक पहुँचाई, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की, और ख़ासकर सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तकरीबन 19 उम्मीदवार जो है 19 उम्मीदवार वहाँ पे मैदान में है, और मुकाबला जो है बहुत ज़्यादा सख्त है। क्योंकि अगर बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हिलाल अकबर लोन साहब, यहाँ अपनी पार्टी की तरफ से इम्तियाज़ परवेज साहब, और AIP की तरफ से यासिर रशीद साहब। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार की बात करें तो उनके जो वालिद साहब है यानी मोहम्मद अकबर लोन साहब, जो कि बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, उसके साथ साथ MLA भी रह चुके हैं सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। लेकिन अगर यहाँ यासिर रशीद साहब की बात करें तो यासिर रशीद साहब को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि यासिर रशीद साहब खासकर सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है MLC भी रह चुके हैं, उसका भी अपना वोट बैंक है, और हिलाल अकबर लोन साहब का भी अपना वोट बैंक है, या इम्तियाज़ परवेज साहब का भी वोट बैंक वहाँ पे है। लेकिन ये बात मैं आपको बताते चलूँ कि जब 5 अगस्त 2019 के बाद जो है यहाँ पे डिलिमिटेशन हुई, तो सोनावारी के कई सारे इलाके जो है बांडीपोरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ मिलाए गए या जोड़ दिए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज़्यादा मजबूत थी, लेकिन ये हम 5 अगस्त 2019 से पहले की बात हम कर रहे हैं। कई सारे लोग ये भी कह रहे थे कि ये सीट जो है इम्तियाज़ परवेज साहब ले सकता है या जीत सकता है, लेकिन जिस तरीके से हमने वहाँ पे कैंपेन चलाई और जब हम ग्राउंड जीरो पे काम किया, बिल्कुल हर चीज को लोगों तक पहुँचाया, बिल्कुल जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडवोकेट हिलाल अकबर लोन साहब की रैली में जाते थे, आपने देखा ही होगा गुज़श्ता कुछ दिन पहले यहाँ अजिस में एक बहुत बड़ा जलसा, सैलाबी वहाँ पे जिस तरीके से लोगों का सैलाब वहाँ पे था, आपने देखा ही होगा अजिस इलाके में। तो हम ये कह सकते हैं कि फिर अजिस या बाकी जो उसके एडजेसेंट एरियाज है नेशनल कॉन्फ्रेंस वो वहाँ मजबूत है। या जिस तरीके से आपने वंगीपुरा इलाके में देखा, मैं यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट मैं एनालिसिस जो है अपनी दे सकता हूँ, क्योंकि ये आवाम के सामने भी है। वंगीपुरा इलाके में आपने भी बहुत बड़ा जलसा जो है वहाँ पे देखा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ उस तरफ अगर अजस इलाके की बात करिए, जो नादी हाल या बाकी इलाके की जो डिलिमिटेशन की बात सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ जोड़ दिए गए, तो हम ये कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ पे मजबूत है। क्योंकि वहाँ बांडीपोरा की बात करें तो निजामुद्दीन भट्ट साहब, जो निजामुद्दीन भट्ट साहब बांडीपोरा में MLA भी रह चुके हैं, तो उसने जो है खासकर अलायंस कैंडिडेट भी है वहाँ पे INC के या NC के बांडीपोरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उन्होंने अपना सपोर्ट जो है, जो बांडीपोरा में वोट लेता था नदी हाल इलाके में, बाकी उन्होंने किसको सपोर्ट दिया? नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडवोकेट हिलाल अकबर लोन साहब को। तो ग्राउंड जीरो पे वाच किया, क्या हिलाल अकबर लोन सोनावारी से पता कर सकता है? और नहीं, इस चीज को भी हम जुटला नहीं सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी का फेवर भी नहीं करूंगा और ना किसी को यहाँ पे अपोज करूंगा, लेकिन जो ग्राउंड पे बात है, जो लोगों ने देखा, वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। खासकर यासिर रशीद साहब की बात करें तो उन्होंने भी बड़े बड़े जलसे किए,
तो वहां पे भी लोगों का सैलाब था, या इम्तियाज परवेज साहब की बात करें तो वहां पे भी लोगों का सैलाब था। आपने भी देखा होगा, आपने शायद उसकी रैली जो है कवर की, और जिस तरीके से लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है उसके साथ जुट रही थी। और कई सारे लोग कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार है हिलाल अकबर लुन साहब, वो ये सोनावारी सीट जो है जीत सकता है। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ कई सारे लोग कह रहे हैं कि यासिर रशीद साहब जीत दर्ज कर सके। तीसरी तरफ अगर बात करें यहाँ इम्तियाज परवेज साहब की, जो कि अपनी पार्टी के कैंडिडेट है सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसका भी वोट बैंक जो है काफी मजबूत है। तो जो भी जीतेगा सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एज पर हमारी एनालिसिस, तो 3 या 4 हजार वोट जो है डिफरेंस रह सकती है। और दूसरी तरफ हमने यहाँ पे पहले ही वाजी किया कि 19 मैदान में 19 उम्मीदवार है। यहाँ पे ताहिर कादरी साहब की बात करें तो लंबे अरसे से पीडीपी के साथ वाबस्ता है, तो ग्राउंड जो है उसका भी अपना, खासकर तरगाम की बात करिए, बाकी इलाकों की बात करें तो हमने देखा कि वहाँ उसका भी ग्राउंड ठीक ठाक है। लेकिन वहां पे ट्राई एंगुलर जो कॉन्टेस्ट है सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में माना जाता है, क्योंकि एक तरफ से हिलाल अकबर लुन, दूसरी तरफ से यासिर रशीद, तीसरी तरफ से इम्तियाज परवेज साहब। लेकिन कई सारे लोगों ने हमें बताया कि तकरीबन हिलाल अकबर लुन साहब जो है उसको एज मिल सकता है, जो है सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट ये जीत सकता है। ये कई सारे लोगों की कहना है। कई सारे लोग बता रहे हैं कि AIP के यासिर रशीद साहब या अपनी पार्टी के इम्तियाज परवेज साहब, लेकिन अब वक्त ही फैसला करेगा। अब 3 दिन ही रह चुके हैं और हमने भी अपनी एनालिसिस जो है दिए। तो अवाम खासकर जिस तरीके से सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे बात की या गांधरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी पे बात की हमारे साथ, यहाँ पे एजाज तोंदे साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बारे में खुलासा किया। तो अब आखिर पे किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, तो वो वक्त ही फैसला करेगा। और इस रिपोर्ट में हम जो है ये वाज़ह करना चाहते हैं कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग नहीं हैं, बल्कि जो ग्राउंड पे हमने काम किया इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान वो हमने आप तक पहुंचाया। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग जो है इन बातों से मुतफिक हो गए होंगे।